मस्त बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल संतोष फार्मेसी। दोस्तों चलिए देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको इन नए नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, ठीक है। चलिए आज एक फिर मौका आपको प्रश्न को देखने के लिए। चलिए पहला प्रश्न है, अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है, ठीक है, अगर कोशिका को अल्प परासरण विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, कोशिका फूलने लगेगी या कोशिका सिकुड़ने लगेगी या कोशिका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर ये कह रहा है अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखा जाए, ठीक है, तो कोशिका पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका फूलने लगेगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका फूलने लगेगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्प परासरण दाबी विलयन देवी लिखा गया है, अभी उसको ठीक करके देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ जो है दाबी विलयन, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका की फूलने का कारण क्या है। जैसे वो कह रहा था फूलने लगती है, ठीक है, जैसे कह रहा था अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो उसमें क्या था, कोशिका फूलने लगती है। तो ये कह रहा है अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका की फूलने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, जल का कोशिका के अंदर जाना। ऑप्शन नंबर 2, जल का कोशिका से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ का कोशिका के अंदर आना। ऑप्शन नंबर 4, पदार्थ का कोशिका से बाहर जाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल का कोशिका के अंदर जाना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जल का कोशिका के अंदर जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अति परासरण दाबी विलयन में कोशिका का सिकुड़ने का कारण क्या है, ठीक है। सिकुड़ने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है जल का कोशिका के अंदर जाना। ऑप्शन नंबर 2, जल का कोशिका से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ का कोशिका के अंदर जाना। ऑप्शन नंबर 4, पदार्थ का कोशिका से बाहर जाना। क्या हो सकता है, आपका राइट आंसर होगा, देखिए ये कह रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, कोशिका का सिकुड़ने का कारण क्या होता है, कोशिका के सिकुड़ने का कारण क्या होता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ है अगर इसमें से अगर हम निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो क्या होता है, ये चीज़ सिकुड़ जाती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल को कोशिका से बाहर जाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणु से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, जैसे मान लीजिए अपना सरफेस हो गया, ठीक है, जैसे ये आपका सरफेस हो गया। चलिए देखते हैं फिर से, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ठीक। तो इसके किनारे किनारे पे एक ऐसे आवरण छिपा रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो इस झिल्ली में, ठीक, ये झिल्ली जो है किस कार्बनिक अणु से मिलके बना होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, लिपिड से, प्रोटीन से, वसा से, या ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों मिल कर के।
ठीक, किससे बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बना होता है? लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव किस प्रकार द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करता है? एक कोशिका जीव किस प्रकार से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करता है? एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, या ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका भित्ति किस में होती है? पादप में, जंतु में, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में, या कोशिका द्रव्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है? सेलुलोज से, वसा से, प्रोटीन से और लिपिड से। पादप कोशिका भित्ति वसा से बनी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप कोशिका में पराशर द्वारा पानी की हानि होने से कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं? ठीक है, जैसे कह रहा है, अगर ये आपका एक पदार्थ है, इसमें से अगर उस इस क्या कहते हैं पानी का निकल जाए, तो इससे में जो रहने वाले जो भी हैं, ठीक है, ये सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। किसी कारण होता है बताइए? पराशर द्वारा, विसरण द्वारा, जीव द्रव्य कुंचन द्वारा, या संचयन द्वारा। किस द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीव द्रव्य द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त कौन से विलयन प्रयोग कर सकते हैं? पहला है मेथेन ब्लू, सैफ्रानिन, या मेथेन रेड, या ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेथेलिन ब्लू और मेथेलिन रेड दोनों सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक अस्तर होता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक अस्तर होता है, उस अस्तर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, या कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक में क्या उपस्थित होता है? लाइसोसोम होता, सॉरी, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, या कोशिका भित्ति। आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतान में जाता है? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतान में जाता है? किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए और बी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब आपको ये बताना है क्रोमोसोम, अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बना होता है? तो डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ड्राई न्यूक्लिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या अम्ल कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? ठीक है, क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को, जीन को, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों या वसा को, किसको कहते हैं हम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जीन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस कोशिका में विभाजन नहीं होता है उसे डीएनए किस रूप में विद्यमान रहता है? ठीक है, किस रूप में विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, जीन, क्रोमैटिन, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, किस में रहता है? ये कह रहा है जिस कोशिका में विभाजन नहीं होता उसमें डीएनए किस रूप में विद्यमान रहता है, कि मतलब उपस्थित रहता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोमैटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जिनमें केंद्र झिल्ली नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी जिनमें केंद्र झिल्ली होती है, ऑप्शन नंबर सी जिनमें अधिकांश द्रव्य अंग नहीं होते, या ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही। ठीक, क्या ये सत्य है? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? अब पहले हम देखें प्रोकैरियोटिक, अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक जीव ऑप्शन नंबर 1 जिसमें केंद्र झिल्ली नहीं होती है, ठीक, और जिनमें केंद्र झिल्ली होती है, ऑप्शन नंबर 3 जिनमें अधिकांश द्रव्य अंग नहीं होते, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 और 3 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 2+3 दोनों। ठीक, एक गलती लिखा गया है ये। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या होगा राइट? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का पदार्थ, ये रहा। ठीक, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का पदार्थ, ये पदार्थ जो है। ठीक, और या तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर 4 कोशिका के बाहर का क्षेत्र, कोशिका के बाहर का क्षेत्र, ये अपना कोशिका हो गया, इसके बाहर का क्षेत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलें। चलिए, आपको आगामी परीक्षाओं में उपयोग होने वाले
तमाम क्वेश्चनों को एक साथ लेकर चलते हैं। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं परमाणु और अणु के संबंध में प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। इसको देखते हैं। अब ये आपका हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए, तत्वों के प्रतीक कैसे लिखा जाता है। मान ली कोई तत्व है, जैसे हीलियम हो गया, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। और हीलियम, या ऐसे तो नहीं लिख सकते हीलियम को, ठीक। हीलियम को हीलियम को मान लीजिए मेरा नाम संतोष है तो संतोष लिखेंगे, मेरा नाम श्याम है तो श्याम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से कह रहा है। पहला क्वेश्चन, तत्वों के प्रतीक कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, पहला अक्षर बड़े में तथा दूसरा अक्षर छोटे में। ऑप्शन नंबर 2, पहला अक्षर छोटे में तथा दूसरा अक्षर बड़े में। ऑप्शन नंबर 3, दोनों अक्षर बड़े में। ऑप्शन नंबर 4, दोनों अक्षर छोटे में। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला अक्षर बड़े में तथा दूसरा अक्षर छोटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का सही प्रतीक कौन सा है। एल्युमिनियम का सही प्रतीक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। उसको कैसे दर्शाते हैं, तो एल्युमिनियम का होता है ए एल, ठीक। ये स्मॉल एल रहेगा, ठीक है, स्मॉल एल रहता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट का कौन सा प्रतीक होता है। ऑप्शन दिया है, कोबाल्ट का कौन सा प्रतीक होता है। स्मॉल सी और स्मॉल ओ, और कोबाल्ट का एक और है, दूसरा है, दोनों कैपिटल हैं, सी और ओ। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 की ओ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट का सी ओ जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रूप में कार्बन ऋणात्मक 12 और समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, हाँ, ऑप्शन नंबर मानक अणु द्रव्यमान इकाई, यौगिक द्रव्यमान इकाई, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर 2 23, ऑप्शन नंबर 3 24, ऑप्शन नंबर 4 14। क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, कैपिटल एम है, कैपिटल ए है, कैपिटल यू है, या सी एम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यू है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु की संख्या में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अणु की परामनुकता, परमाणु की परामनुकता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, या यौगिक की परामनुकता, ठीक। ये यौगिक लिखा गया है, ये है यौगिक, ठीक, यौगिक की परामनुकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की परमाणुकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होती है।
सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होती है? द्विपरमाणुकता, एक, चतुर्थ या तृतीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक परमाणुकता होती है। सभी धातुओं की अपनी अपनी परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परमाणु जोड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं? ठीक है। एक तरह के परमाणु, विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु, या एक से? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो एक ही तरह के या विभिन्न विभिन्न प्रकार के, दोनों तरह के परमाणु जुड़कर यौगिकों के अणु निर्माण करते हैं। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक। परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहेंगे जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो? परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहेंगे जिस पे नेट आवेश विद्यमान हो? ऑप्शन नंबर 1 आयन होता है, ऑप्शन नंबर बी धातु, ऑप्शन नंबर 3 अधातु, ऑप्शन नंबर 4 उपधातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आयन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आयन पर कौन कौन से आवेश होते हैं? आयन पर कौन कौन से आवेश होते हैं? ऋण आवेश होता है कि धन आवेश होता है, या ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होता है, या था वो बिना आवेश का रहता है, अनावेश? कौन सा होता है बताएं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण आवेश आयन को क्या कहते हैं? ऋण आवेश आयन को क्या कहते हैं? ऋणायन, धनायन, तटस्थायन, या इनमें से कोई नहीं? जाहिर सी बात, ऋणायन को क्या कहेंगे? इसका सिंपल सी बात है, ऋणायन कहेंगे। ऋण आवेश को क्या कहेंगे? ऋणायन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन आवेश आयन को क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे? ऋणायन कहेंगे, या धनायन कहेंगे, या तटस्थायन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 2 क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं? अब बताइए, बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु के समूह जिस पर नेट आवेश हो, या एक परमाणु जिस पर नेट आवेश हो, या एक और 2 दोनों सही हैं, या तो ऑप्शन नंबर 4 एक परमाणु जिस पर नेट आवेश ना हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, परमाणु के समूह जिस पर नेट आवेश हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसका प्रतीकात्मक निरूपित होता है? किसका होता है? चलिए, पहला है रंग का, संघटक का, आकार का, या भार का। ठीक है। तो किसी यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र किसका होता है? संघटक का होता है। ठीक है। किसका होता है? संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो किसी तत्व के संयोजन शक्ति उसे तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परमाणुकता, संयोजकता, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं? तो इस आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र लिखते समय कौन कौन से नियमों का पालन होना चाहिए? रासायनिक सूत्र लिखते समय कौन कौन से नियमों का पालन होना चाहिए? ठीक है। पहला है ऑप्शन, आवेश संतुलित होना चाहिए, धातु
के बाएं ओर आयन को कोष्ठ में लिखना, बहुपरमाणुक आयन में आयन को कोष्ठ में लिखना, या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही। ये सब नियम वहाँ अपनाना पड़ता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तृतीय यौगिक, चतुर्थ यौगिक, द्विअंगिक यौगिक, या प्रथम यौगिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विअंगिक यौगिक। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं? रासायनिक सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं? तत्वों का प्रतीक लिखना, तत्वों का आवेश लिखना, आवेशों को आड़ा तिरछा करना, या उपरोक्त सभी। ये सब उसमें होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये सब जरूरतें पड़ती हैं। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग। संघटक अणुओं के द्रव्यमान का योग। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। या यौगिक के संगठन को बताइए क्या कहते हैं? या यौगिक के संगठन को क्या कहते हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सापेक्ष द्रव्यमान को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? सापेक्ष द्रव्यमान को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई, या ग्राम, या मीटर, या सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। ठीक, और भी कोष्टक में। इसको जब लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई तो इसको ऐसे ही लिखेंगे यम, और इसको कर देंगे पूरे गोले में। ठीक, गोले में नहीं रखते हैं लेकिन इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यम करके ऐसे कोष्टक में कर देंगे। ठीक, चलिए आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लिख लेंगे, आपको भी पढ़ाएंगे। चलते हैं, ठीक है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसके बाद परमाणु की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, जो वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।